मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय काफ़ी उठापटक चल रहा है और सभी संगठनों में काफ़ी हलचल है और ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए शुभ संकेत है दोस्तों, क्योंकि सभी लोग जागना शुरू कर दिए हैं। अब धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ाने का जो सिलसिला चालू हुआ है उसमें एक संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है मैंने, और मुझे लगता है कि अब हम लोगों के लिए कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जब से मैंने वीडियो संदेश बनाना शुरू किया है तब से हमारी एक ही मांग थी अपने सभी संगठनों से कि सभी संगठन के लोग एक मंच पर आ जाएं और एक मंच पर आने के बाद एक सुर में आवाज़ उठाएं, और सभी की ताकत अगर एक जगह पर लगती है तो कामयाबी मिलना निश्चित है। उसकी शुरुआत दोस्तों हो चुकी है और मुझे आशा है, उम्मीद है कि सभी संगठन के लोग इस बात को समझेंगे। लेकिन इसमें कुछ राजनीति भी दिखाई देनी शुरू हुई है, इसमें कुछ राजनीति भी छिपी हुई है। लेकिन राजनीति से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को अपने काम से मतलब है। और एकता टीम का एक नारा है, जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने पिछले दिनों काफ़ी संघर्ष किया और काफ़ी संघर्ष करने के बाद इस योजना का नाम लेने वाला कोई नहीं था। इस योजना का नाम दोबारा गूंजना शुरू हुआ, यहाँ तक कि आपके देश में तो शुरू ही हुआ, आपके देश के साथ साथ विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई। उसका सबूत है दोस्तों, समाचार पत्र, टीवी चैनल पर इस बात का जिक्र किया गया है। इतना कुछ होने के बावजूद भी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के हाथ खाली के खाली रह गए। अब तब परिस्थितियां कुछ और थी, अब परिस्थितियां कुछ और हैं। पिछली बार जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया तो विपक्ष केंद्र की सत्ता में कमजोर था, और आज केंद्र की सत्ता में विपक्ष मजबूत है। हालांकि राज्य में अभी भी विपक्ष कमजोर है, लेकिन जिस तरह से नवनिर्मित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय किरण रिजिजू जी ने जब से संभाला है, उन्होंने अपने मुख से कहा, जम्मू कश्मीर के दौरे पर उन्होंने कहा कि मदरसा में आधुनिकीकरण शिक्षा को बल दिया जाएगा और आधुनिकीकरण शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, और मैं ये कोशिश करूंगा कि सभी मदरसों को आधुनिकीकरण शिक्षा से जोड़ा जाए। तो दोस्तों, आधुनिकीकरण शिक्षा से तभी जोड़ा जा सकता है जब आधुनिकीकरण शिक्षक रहेंगे। तो आधुनिकीकरण शिक्षकों को तो केंद्र सरकार ने 2022 से ही निकाल के मक्खी की तरह फेंक दिया। तो जब तक दोस्तों
पति पत्नी दोनों नहीं रहेंगे तब तक बच्चे का जन्म नहीं हो सकता है। जब पति पत्नी दोनों एक साथ रहेंगे तभी बच्चे का जन्म हो सकता है। तो जब तक आधुनिकीकरण शिक्षक नहीं होंगे तब तक आधुनिकीकरण शिक्षा असंभव है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए। लेकिन सरकार आधुनिकीकरण शिक्षा की तो बात कर रही है, आधुनिकीकरण शिक्षकों को लॉलीपॉप तो दे रही है, आश्वासन तो दे रही है पर्दे के पीछे से, लेकिन यही आश्वासन किसी बड़े टीवी चैनल पर आकर के उन्होंने आज तक नहीं कहा। जब शिक्षक संगठन मंत्री महोदय जी से मिलता है, यहां तक कि मुख्यमंत्री महोदय जी से 6 बार महाराजगंज के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार कनौजिया जी मिल चुके और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन देने के बाद भी हम लोगों का कार्य आज तक नहीं हुआ, तो अब हम लोग किस पर विश्वास करें दोस्तों? अब हम लोगों का तो विश्वास पात्र कोई रह ही नहीं गया। अब विश्वास अगर केवल है तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के नेता, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का संघर्ष, उनका समर्पण, केवल इस पर विश्वास है। बाकी तो विश्वास अब रह ही नहीं गया। हम लोग इतना कुछ करने के बाद हम लोगों को आज तक केवल ठगा गया। संतोष केवल इस बात से होती दोस्तों कि हम लोगों ने जो कार्य किया है वो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया है, इसलिए थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है कि हम लोगों ने उन बच्चों को शिक्षा दिया है जिनके माँ बाप किसी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए मजबूर थे कि वहाँ नहीं पढ़ा पाए, उनके पास संसाधनों की कमी थी, उनके पास पैसों की कमी थी, किताब लेने के पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में भेजा और उन बच्चों को हम लोगों ने ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत और लगन के साथ उनको शिक्षा देने का कार्य किया। बस इतनी सी बात से थोड़ी सी संतुष्टि हम लोगों को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है कि भूखे भजन न होए गोपाला, जब तक आपके पेट में भूख लगी रहेगी तब तक आप ईश्वर का अभिवादन नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्योंकि पेट में भूख लगी है तो सिवाय पेट भरने के कोई दूसरा काम दिखाई नहीं देता है। इसलिए अब हम लोग उस रास्ते पर पहुंच गए हैं कि आगे जाते हैं तो कुआं है, पीछे जाते हैं तो खाई है, दोनों ओर मुसीबत आई है, हम लोग बीच में लटके हुए हैं मेरे दोस्त। और हम लोग उस दलदल में फंसे हुए हैं कि उस दलदल से निकल पाना हम लोगों के लिए एक टेढ़ी खीर के समान हो गई है दोस्तों। और हम लोगों को इस दलदल से निकालने के लिए कोई अपना हाथ नहीं बढ़ा रहा है। दूर से सभी लोग देख रहे हैं कि ये लोग दलदल में फंसे हुए हैं, संवेदनाएं व्यक्त जरूर कर रहे हैं, लेकिन हाथ कोई नहीं बढ़ा रहा है कि इनको निकाल लिया जाए बाहर। ये हाल हम लोगों का है दोस्तों। लेकिन आप लोग घबराएं ना, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। जहां तक अभी तक आप लोगों ने इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार करिए मेरे भाई, बस कुछ ही दिनों का समय है। यस और नो का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग तो मजबूर है ही हैं कुछ करने के लिए। बाकी हम लोग अपना अपना कार्य देखेंगे। अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो हम लोग कब तक इसमें फंसे रहेंगे? परिवार चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, अपने डेली की जरूरतें नहीं पूरी कर पाते हैं। इतना कुछ सहने के बावजूद भी हम लोग अभी तक
मदरसे में जाकर के बच्चों को अध्यापन कार्य करते रहे, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है दोस्त। अब केवल एक ही चीज की तैयारी की जाए, आंदोलन की। आंदोलन की तैयारी की जाए, सभी लोग अलर्ट हों, तैयार हों। पहल होनी शुरू हुई है, आगे आगे होता है क्या देखते जाइए। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, संकेत मिल रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा ही होगा। इस बार जब से मंत्रालय चेंज किया गया है और जिसने हम लोगों को बर्बाद किया वो खुद बर्बाद होकर चली गई, तब से हम लोगों को उम्मीदें बंधी कि उनके स्थान पर कोई भी आएगा, हम लोगों का कार्य जरूर सुनेगा और हम लोगों का कार्य करेगा। अभी तक का ये इतिहास है दोस्तों, जिन जिन लोगों ने हम लोगों के साथ धोखा किया उन लोगों का क्या हश्र हुआ आप देख सकते हैं। शुरुआत करिए कांग्रेस के ज़माने से, जब इस देश के महान अर्थशास्त्री श्री मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो हमारे संगठन के शीर्ष नेता लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर के गए। उस समय मंत्री थे श्री अर्जुन सिंह जी। उन्होंने मनमोहन सिंह जी से कहा इन्होंने अपना केवल बकाया मांगा है, न कि ये परमानेंट के लिए आए हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को रोक दिया और हम लोगों का बकाया दे करके और हम लोगों से छुटकारा ले लिया। उनका हसरा आपने देखा होगा क्या हुआ। कांग्रेस पूरे देश से लगभग खत्म हो चुकी थी। जब सपा की सरकार आई तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है, आप लोगों के साथ हम न्याय करेंगे, आप लोगों को परमानेंट करने की व्यवस्था बनाएंगे। तुरंत आजम खान साहब ने माइक संभाल के और तुरंत उन्होंने कहा कि भी आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, अभी आपके लिए कुछ हम अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने 2000 और 3000 की रेवड़ियाँ दे करके हम लोगों के साथ ठगी का कार्य किया। आज देखिए आजम खान साहब की क्या हालात है। उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई दोस्तों, तो श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने, उससे पहले स्मृति ईरानी जी से पहले मुख्तार अब्बास नकवी जी थे, वो आज गायब हो चुके हैं। फिर नंद कुमार नंदी जी आए, ऐसे कई लोग आए। इन लोगों ने योजना तो नहीं बंद किया, थोड़ा बहुत पैसा भी दिया, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने हम लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप लोगों का ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता है और आप लोग जाकर के अपना कोई कार्य करें, क्योंकि एक विशेष कास्ट के लिए बजट नहीं दिया जाएगा दोस्तों। उसी दिन से हम लोगों की बद्दुआएं उनके लिए शुरू हो गई और आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी जी का क्या हश्र हुआ इस इलेक्शन में। और स्मृति ईरानी जी आज न संगठन में दिखाई दे रही हैं, न सरकार में दिखाई दे रही हैं, न पार्टी में दिखाई दे रही हैं। आज उनका वजूद खत्म हो गया है। इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखें, हम लोगों का कार्य होगा, क्योंकि हमको संगठन पर विश्वास है, अपने मेहनत पर विश्वास है। और आप लोग आंदोलन की तैयारी करें, जो होगा अच्छा होगा, देखा जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।